दोस्तों, आज है 8 मार्च 2026 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं बहनों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी सारी काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें आई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बताएं दोस्तों, आज 8 मार्च का दिन है और आपको पता ही होगा आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और आज का ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों, संघर्षों और समाज में माताओं और बहनों के अमूल्य योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित दिन होता है। तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी 3 दिवसीय समारोह है। और सबसे पहले चौंका देने वाली खबरों में आप देखिए, बीकानेर में एक जज की कुर्सी पर बैठकर रील बनाई, गार्ड ने मामला दर्ज करवाया। कोर्ट कक्ष के अंदर वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को अरेस्ट किया और इसमें कोर्ट का कर्मचारी भी है। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच कर रहे कर्मचारी के मुताबिक दोनों ने पुलिस को बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें भांग पिला दी थी और इसी कारण वो गलती से जज साहब की सीट पर जाकर बैठ गए। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। और इधर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के एक प्राइमरी स्कूल में छात्रा से फुट मसाज कराती एक प्रधानाध्यापिका हेडमास्टर। वीडियो इनका वायरल हो गया और इसके बाद शिक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई सामने आई और टीचर को निलंबित कर दिया गया। पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजा गया, लेकिन अब क्या ही कहें, आप देख लीजिएगा। और ये मामला सामने आने के बाद विभाग ने दूसरे टीचर्स को भी सावधान सतर्क रहने के निर्देश दिए। गांव वाले कह रहे हैं कि छात्राओं से पहली बार कोई मालिश नहीं कराई गई, बल्कि पिछले काफी लंबे समय से जो ये मैडम है वो छात्राओं को पढ़ा तो नहीं रही, लेकिन बल्कि स्कूल में बच्चों से काम करवा रही है। स्कूल में हाथ पैर दबाती है, मालिश वगैरह करवाती है, तो आप देखिए कंघी करवाती है। और इधर आप देखिए 15 साल बाद एक भारतीय ड्राइवर की किस्मत चमक गई है। अबू धाबी में लगभग 34 करोड़ रुपए का एक जैकपॉट भारतीय ड्राइवर ने जीता है और ये राशि 3 दोस्तों के साथ साझा होगी। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में काम करने वाले एक भारतीय ड्राइवर की किस्मत चमक गई है। 15 सालों से वो लगातार लॉटरी के टिकट खरीद रहे थे। हर बार निराशा याद लगती थी, लेकिन इस बार आखिर उनकी किस्मत चमकी और लगभग 34 करोड़ रुपए का इनाम उन्होंने जीता है। और इधर मध्य प्रदेश के शहडोल जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता के लेबर टेबल से एक बच्चा गिरने का मामला सामने आया। प्रसूता भी नीचे गिर गई थी, वो भी घायल है। नवजात की जान चली गई है। हॉस्पिटल में इस तरह की गंभीर लापरवाही सामने आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। घरेलू गैस सिलेंडर के जो दाम है दोस्तों वो 60 रुपए बढ़ गए। ईरान जंग से रसोई गैस किल्लत की भी आशंकाएं जता रही है। सरकार का एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के हालांकि आदेश जारी हो गए हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा कर दिया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का एलपीजी गैस सिलेंडर अब 913 रुपए में मिलेगा। पहले 853 रुपए रेट थी और ये बढ़ी हुई कीमतें 7 मार्च से लागू हो गई है। पूरे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट बढ़ गए। अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट होते हैं और सिलेंडर की किल्लत रोकने के लिए एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के भी आदेश जारी किए गए। और तो और घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में भी एक बड़ा बदलाव हो गया है। अब 21 दिन से पहले आपको दूसरा सिलेंडर नहीं मिलेगा। पहले 15 दिन की जो टाइम लिमिट थी उसे बढ़ाकर अब 21 दिन कर दिया गया। यानी अब एक सिलेंडर मिलने के 21 दिन के बाद ही दूसरा सिलेंडर ले पाएंगे। एक साल में अधिकतम 15 सिलेंडर ही मिलेंगे। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट भी जारी हो चुका है। और इधर देखिए आप, ईरान इजराइल जंग से कच्चा तेल एक हफ्ते में 27% महंगा हो चुका है। कीमत $92 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह वही आ रही है दोस्तों, जो समुद्री रास्ता है हॉर्मुज रूट वो प्रभावित हुआ और उसकी वजह से 20% ग्लोबल सप्लाई पर असर देखा जा रहा है। हॉर्मुज रूट प्रभावित होने से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 200 से ज्यादा जहाज भी फंसे हुए हैं। भारत के भी 38 जहाज इसमें शामिल है। अब हॉर्मुज रूट प्रभावित होने का जो असर है वो पूरी दुनिया में दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक रात की खबर यह आ रही है कि भारत में पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा। सरकार ने हॉर्मुज रूट बंद होने पर नए रूट से कच्चे तेल की सप्लाई 10% तक बढ़ा दी है। सरकार ने फैसला सप्लाई प्रभावित होने के कारण लिया और सरकारी सूत्र ये कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल नहीं बढ़ेंगे। और युद्ध को लेकर, महायुद्ध को लेकर जो अपडेट्स है वो लगातार चल रहे हैं। फिलहाल ताजा अपडेट दोस्तों ये आ रहा है कि ईरान अभी झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पश्चिमी एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग अब 8वें दिन और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ी चेतावनी भी दी है। पश्चिमी एशिया की मिट्टी इन दिनों बारूद की गंध से भरी हुई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग का आज 9वां दिन है। 8 दिन में आखिर क्या हुआ, हालात कैसे हो गए, कब कहां से मिसाइल छूटे और कहां धमाका हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि आज अब तक का सबसे बड़ा प्रहार देखने को मिलेगा। तो तनाव के इस माहौल के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज ईरान पर बहुत जोरदार हमला होगा। ट्रंप ने ईरान को हारा हुआ खिलाड़ी करार देते हुए कहा कि अब उसकी हेकड़ी खत्म हो चुकी है। और ये बयान तब आया जब खबर है कि ईरान ने अपने पड़ोसी खाड़ी देशों से माफी मांगी। आगे और अपडेट आपको बताते हैं, लेकिन फिलहाल देखिए आप, ईरान ने दुबई को फिर से निशाना बनाया। मरीना टावर से धुएं का गुबार उठा, तो लगातार ये हमले जारी हैं। और इधर आप देखिए यूएई और कतर ने भी एक अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर दोस्तों बात अभी है कि ईरान और इजरायल और अमेरिका की ये जो जंग हो रही है ना, इसके थमने के कोई भी आसार फिलहाल नहीं है। कतर और यूएई ने अपने नागरिकों को एक अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की चेतावनी दी गई है और अपडेट्स का पालन करने को कहा गया। मोबाइल पर मैसेज वगैरह भी लगातार अलर्ट पर भेजे जा रहे हैं। और इधर आप देखिए, ईरान ने युद्ध के बीच ये बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कहा कि जब तक सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत का बदला नहीं लेंगे तब तक युद्ध लड़ेंगे। और ईरान ने एक बड़ा हमला किया। आप देखिए, यूएई, सऊदी और जॉर्डन में अमेरिकी थर्ड डिफेंस सिस्टम पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। जॉर्डन वाला सिस्टम तो तबाह हो गया। कीमत इसकी 22,000 करोड़ बताई जा रही है और अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ 7 सिस्टम है। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग के 8वें दिन ईरान ने बड़ा हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इन हमलों में जॉर्डन के मुफात साल्टी एयरबेस पर लगे हुए थर्ड का रडार सिस्टम ही तबाह हो गया है। और एक थर्ड सिस्टम की कीमत 22,000 करोड़ रुपए तक होती है, जबकि थर्ड के रडार सिस्टम की कीमत 2700 करोड़ रुपए, $300 मिलियन तक होती है। यानी जो रडार थर्ड सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने और ट्रैक करने का काम करता है। अमेरिका के पास सिर्फ 7 या 8 ऐसे सिस्टम है और इसीलिए एक सिस्टम को भी ईरान ने नष्ट कर दिया। तो ये बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा है। दुनिया का सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना कि भाई बहुत बड़ा हमला ईरान पर होने वाला है। आखिर इतना बड़ा नुकसान ईरान ने किया है। तो ईरान में आप देखिए, तेहरान एयरपोर्ट पर इजरायल ने एक बड़ा हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज महाविनाश होगा। तो मिडिल ईस्ट में दोस्तों तनाव फिलहाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा कंपनियों से बैठक भी की, हथियारों का उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया। इजरायल को भी बमों की मंजूरी मिली है। और सबसे बड़ी खबर आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा
द्वारा हिंद महासागर में जो ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना को डुबोने का मुद्दा उठाया। ईरान ने अमेरिका को युद्ध अपराधी बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अभी हाल ही में वो जहाज डूब गया था, उसको लेकर आप देखिए संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने ये मुद्दा उठाया तो यूएन में आइरिस डेना को डुबोने का मामला पहुंच गया। अब युद्ध को एक हफ्ता हो गया, लेकिन देखिए आप किस तरह से भीषण युद्ध के अपडेट्स लगातार चल रहे हैं। फिलहाल इस संघर्ष के रुकने की संभावनाएं बहुत ही कम है। पश्चिम एशिया में बड़ा संघर्ष अभी चल रहा है और इस संघर्ष में अभी तक की अगर हार जीत की बात करें ना तो कोई भी स्पष्ट विजेता भी नहीं बना है और ये युद्ध लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और वैश्विक स्तर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इधर ईरान इजरायल युद्ध में एआई डीप फेक वीडियो की भी बाढ़ आई हुई है। व्यूज के चक्कर में लोग इंटरनेट पर प्रोपेगेंडा का जाल फैला रहे हैं। एआई से फर्जी वीडियो बनाकर भी लोग वायरल कर रहे हैं। इजरायल अमेरिका ईरान संघर्ष में इंटरनेट मीडिया पर एआई जनित भ्रामक वीडियो और तस्वीरें भी तेजी से फैल रही हैं। और फिलहाल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका की बिना शर्त सरेंडर की मांग को तो खारिज कर दिया है। अमेरिका की शर्तें मानने से इंकार कर दिया। ये खबर आपने पहले जान ली होगी। और इधर ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमलों के लिए माफी भी मांगी है। कुल मिलाकर बात यह दोस्तों कि भी ईरान 1% भी झुकने के मूड में नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने शनिवार को कहा कि अमेरिका की जो ये मांग है कि ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण करे। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि एक ऐसा सपना है जिसे अमेरिका को अपनी कब्र तक ले जाना होगा। और ईरान ने यह कहा कि भाई हम दूसरे देशों पर अब हमले नहीं करेंगे, रोक देंगे, लेकिन अमेरिका की ये मांग कभी पूरी नहीं होगी। दूसरी ओर इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका भी लगातार ईरान पर हवाई हमले भी जारी रख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो राज की बातें हैं ना दोस्तों, वो तो हम आपको अब बताते हैं। अमेरिका और इजरायल के हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद ईरान रूस और चीन के समर्थन से अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है और कई सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खुफिया रिपोर्ट्स ये बता रही है कि रूस ईरान को सैटेलाइट से मदद दे रहा है, जबकि चीन जो है ना वो वित्तीय सहायता और हथियार भेज रहा है। अब ऐसे में इस गठबंधन से क्या हालात हो सकते हैं आपको बताइए। तीसरे विश्व युद्ध का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट अब जंग के मैदान में बदल गया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया कि रूस और चीन जंग में ईरान की मदद कर रहे हैं और अब ये डर सता रहा कि अरब में रूस चीन ईरान का गठबंधन तीसरे विश्व युद्ध की वजह भी बन सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद से ईरान बहुत बड़ा आक्रामक हो गया और इसकी सबसे बड़ी वजह चीन और रूस भी है। ऐसे में जो अब ये युद्ध है ना दोस्तों, वो सुपर पावर के विरुद्ध अमेरिका के विरुद्ध ईरान, रूस और चीन के गठबंधन ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है और इनमें आगे सबसे आगे जो है वो रूस है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया विभाग के हाथ में ऐसे सबूत सामने आए हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि रूस जंग में ईरान को मदद दे रहा है। वो अपने सैटेलाइट्स के जरिए अमेरिकी टारगेट्स की सटीक लोकेशन ईरानी वार कमांडर तक पहुंचा रहा है और यही वजह है कि अमेरिका के भीषण हमलों के बाद भी ईरान अभी समंदर में आक्रामक है, तो इसीलिए लड़ाई और आगे बढ़ती जा रही है। अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, 2 साल तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं, ईरानी दूत ने भी ये बयान दिया। और वैसे आपको पता होगा ईरान के लिए दीवार बनकर खड़ा रहता है हमेशा चाइना। अभी जो युद्ध हो रहा है दोस्तों, इसमें यूएस को कई देशों का समर्थन है, वही ईरान के लिए चीन दीवार बनकर खड़ा है। चीन की तरफ से ईरान को हर तरह से सहायता मिल रही है। ऐसी अपडेट्स खबरें लगातार चल रही है। तो आखिर बीजिंग और तेहरान के बीच इतनी पक्की और गहरी दोस्ती कैसे है, आपको भी थोड़ा बताते हैं। दरअसल ये जो दोस्ती है ना, वो दोस्तों को भावनात्मक या बिना शर्त के वाली दोस्ती नहीं है। इसके पीछे चीन के कई सारे हित जुड़े हुए हैं, आर्थिक हित ज्यादा है। चीन वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपको बताइए। चीन से मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोप के देशों में भी हर तरह का माल जाता है और ईरान भी उसके व्यापार के केंद्र में रहा है। ईरान भी चीन को भारी मात्रा में कच्चा तेल सप्लाई करता है और इसी वजह से चीन और ईरान के बीच कभी भी टकराव नहीं हुआ। दोनों देश समय समय पर एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, तो इसीलिए दोस्ती गहरी है। और रूस ईरान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है, ऐसे भी अपडेट चल रहे हैं, तो इसलिए युद्ध आगे और भारी पड़ता जा रहा है। चलिए खबरों को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप, नेपाल चुनाव से अपडेट आया है। भारत विरोधी नेता केपी ओली की बड़ी हार हुई है। बालेन शाह ने 50,000 वोटों से हरा दिया है और 4 साल पुरानी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। नेपाल में फिलहाल आम चुनाव की मतगणना जारी है। 165 सीटों पर शुरुआती रिजल्ट आ चुके हैं। नेपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 50,000 वोटों से हराया। बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और आरएसपी ने अब तक 62 सीटें जीत ली है, 60 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर नेपाल में सत्ता परिवर्तन, आरएसपी ने नेपाल चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है और इस पार्टी का नेतृत्व बालेन शाह कर रहे हैं। ये जीत पुरानी राजनीति का अंत और नई पीढ़ी के राष्ट्रवादी नेतृत्व का उदय हो रहा है और ऐसे में अब नई दिल्ली यानी भारत के लिए भी और नेपाल के साथ संबंधों में भी असर देखने को मिल सकते हैं। इधर मिडिल ईस्ट में भड़की जंग का असर अब सोने के मार्केट यानी बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। उड़ानें ठप होने से दुबई में टनों सोना फंसा हुआ है। स्टोरेज और इंश्योरेंस के भारी खर्च से बचने के लिए व्यापारी अब मजबूरन अपना सोना भारी डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। और इधर ये भी खबर आ रही है कि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की चिंगारी सुलग रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन चुपचाप सोना खरीद रहा है और लगातार 16 महीनों से चीन अपना सोने का भंडार बढ़ा रहा है। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, ममता सरकार के बर्ताव से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खफा। पीएम मोदी और अमित शाह ने भी नाराजगी जताई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिलीगुड़ी में 90वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सम्मेलन में ममता सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उनका स्वागत करने नहीं आया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोटी बहन कहते हुए उन्होंने कहा कि लगता है मुझसे काफी नाराज है। वहीं पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था को शर्मनाक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार ने सच में सारी हदें पार कर दी है और अमित शाह ने कहा कि टीएमसी ने भारत के राष्ट्रपति का अपमान किया। सम्मेलन में आदिवासियों को जाने तक से रोका गया। इधर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और भविष्य के युद्ध में एआई और स्वचालित प्रणालियों की बड़ी भूमिका होगी। एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत भी बढ़ेगी और इसमें परमाणु ऊर्जा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 55 रुपए महंगा हो गया है। पेट्रोल 336 और डीजल 321 रुपए लीटर हुआ। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का असर यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इमरान खान की पार्टी के 47 नेताओं को 10 साल की सजा सुनाई गई है। हिंसा भड़काने के दोषी पाए गए। साथ ही हर आरोपी पर 5-5 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगा है। इधर यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 2000 फीट की ऊंचाई पर अचानक डिस्प्ले बंद हुआ, धुआं भरा, लखनऊ में उतारा गया। शनिवार को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। भारत सबसे ज्यादा 15वीं बार आईसीसी फाइनल खेलने वाला है। भारतीय टीम 8 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और खिताब अपने नाम करने उतरेगी और भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी टूर्नामेंट के इतिहास में रिकॉर्ड 15वीं बार फाइनल खेलने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि नेता नहीं होता तो एरोस्पेस कारोबारी होता। चीन की तारीफ में कहा कि इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम बेजोड़ है, लेकिन वे लोकतांत्रिक देश नहीं है। राहुल गांधी केरल के 2 दिवसीय दौरे पर। इधर ममता बनर्जी का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। रात भर धरना स्थल पर रही, बोली कि एसआईआर में वोटर्स के नाम बंगाल को बांटने के इरादे से हटाए। अमित शाह ने कहा कि केदारनाथ से कन्याकुमारी तक खदेड़े जाएंगे घुसपैठिए। हरिद्वार में 3 पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता
दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में आयोजित राज्य सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च यानी कल से शुरू होने जा रहा है। पहले ही दिन लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव आएगा। भाजपा और कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है। संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने लोकसभा सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। और इधर देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि किसी के औकात नहीं मुझे शंकराचार्य ना माने, हमारे शंकराचार्यों पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये बात शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने शनिवार को जौनपुर में कही। दरअसल शंकराचार्य ने काशी से गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध सभा नाम से लखनऊ के लिए यात्रा शुरू की है और वे 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे और यहाँ हजारों संतों की मौजूदगी में एक सभा होगी और इसमें सरकार से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की जाएगी। शंकराचार्य की यात्रा में 20 से अधिक गाड़ियां हैं, 500 से अधिक श्रद्धालु साथ हैं। डिजिटल फ्रॉड होने पर 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। आरबीआई का नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तैयार है और 6 अप्रैल तक इस पर सुझाव मांगे गए हैं। जर्मनी में कार इंडस्ट्री पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ईवी से पेट्रोल, डीजल और गैस वाली छोटी कारों की बिक्री घटने का खतरा है। चीन आबादी बढ़ाने के लिए आईवीएफ का सहारा ले रहा है। इनफर्टिलिटी 18%, इससे आईवीएफ कराने वालों की संख्या बढ़कर 11 लाख हो गई है। चीनी जोड़े पुरानी पीढ़ियों के मुकाबले अधिक उम्र में शादियां कर रहे हैं। ये इनफर्टिलिटी की समस्या अधिक बढ़ने का एक बड़ा कारण है। छत्तीसगढ़ के 125 नक्सलियों ने तेलंगाना में सरेंडर किया। करोड़ों के हथियार पुलिस को सौंपे। नक्सली डेडलाइन के 24 दिन, सरेंडर के अलावा ऑप्शन नहीं मिलेगा। इधर दिल्ली मेट्रो में आप देखिए, पिंक और मेजेंटा लाइन के नए कॉरिडोर आज रविवार से शुरू हो जाएंगे। पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार का आगामी बजट गरीबों पर केंद्रित रहने वाला है और इसमें 13,000 से अधिक फ्लैट देने, झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास के लिए मल्टी स्टोरी टावर बनाने और अटल कैंटीन विस्तार का प्रस्ताव भी शामिल है। दिल्ली की 7 कॉलोनियों की सूरत बदलेगी। 21,000 से ज्यादा नए फ्लैट्स बनेंगे। भारत सरकार दिल्ली की 7 पुरानी सरकारी आवास कॉलोनियों का आत्मनिर्भर मॉडल पर पुनर्विकास कर रही है। और इधर आप देखिए, तमिलनाडु चुनाव से पहले अभिनेता से नेता बने विजय ने अपनी पहली चुनावी सभा में वादों की जड़ियां लगा दी है। विजय ने ऐसी घोषणाएं की है कि बड़ी बड़ी पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है। तमिलनाडु में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने और